बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नासिर अहमद, आपका मैथमेटिक्स टीचर। तो बेटा, हमने पहले लेक्चर में डिसाइड किया था कि हमारा जो है वो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है फर्स्ट 6 चैप्टर्स, जिसमें से आज हम चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हमारे ज़हनों में कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब बेटा हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर एक नोटेशन मैट्रिसेस हमारे सामने आई, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ राइटिंग थी वो कम हो गई। ठीक है, अब इसको इन्वेंट करने वाले कौन लोग हैं, ये कुछ मैंने मैथमेटिशियंस के नाम आपके सामने बोर्ड पर प्लेस किए हैं। जैसे आपके पास पहले है जेम्स सिल्वेस्टर और आर्थर कैली। ये दोनों इंग्लिश मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने मैट्रिसेस का जो पहली दफ़ा जो है कॉन्सेप्ट डिलीवर किया ताकि हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर सकें। उसके बाद आपके पास सिकिकावा, विलियम लेबनिज़ और क्रैमर, ये वो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिटर्मिनेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को जो है वो सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये तो था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हम कि मैट्रिसेस बेसिकली क्या होते हैं। मैट्रिसेस जो वर्ड है, ठीक है, ये आपके पास प्लूरल वर्ड है मैट्रिसेस। इसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है? जब आप कुछ नंबर्स, सिंबल्स या अल्फाबेट्स को इनक्लोज करते हैं इन अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, आपके सामने मैं राइट करता हूं एक मैट्रिक्स। ये है आपके पास पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब इसमें कुछ सिंबल्स या नंबर्स या अल्फाबेट्स को आप इनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अब ये जो आपके पास नंबर्स, सिंबल्स या अल्फाबेट्स हैं वो इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर मौजूद A11, A12, A21, A22 इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स की जो तरतीब है वो भी दो तरह से होती है मैट्रिक्स में। कुछ एलिमेंट्स आपके पास हॉरिजेंटल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये हॉरिजेंटल फॉर्म है एलिमेंट्स की। तो जो एलिमेंट्स हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखे जाते हैं बच्चों, उसको आप बोलते हैं रोज। इसी तरह जो आपके पास वर्टिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं एलिमेंट्स, उनको बोलते हैं आप कॉलम्स। अब क्योंकि ये फर्स्ट रो है इसलिए इसको R1 कहा जाता है। ये आपके पास सेकंड रो है तो इसको आप R2 कहेंगे। इसी तरीके से आपके पास पहला कॉलम है तो इसे C1, और ये आपके पास दूसरा कॉलम है तो इसे आप C2 कहते हैं। तो यहां पर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को सबसे पहले उसके ऑर्डर के हवाले से देखा जाता है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको यहां पर एलिमेंट्स का भी ऑर्डर बताता हूं। जैसे यहां पर बेटा आपके सामने लिखा गया A11, ठीक है, A11 नहीं, A11 पढ़ना है इसे आपने। ठीक है, A11 क्यों? ये 1 इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये जो एलिमेंट है पहली रो में है, और दूसरे नंबर पर लिखा गया 1 इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये जो A है ये फर्स्ट कॉलम में भी आप देख सकते हैं R1 और यहाँ पर C1। तो इस तरीके से हर एलिमेंट का भी अपना एक ऑर्डर होता है। मैट्रिसेस को मैंने बताया कि सबसे पहले उनके ऑर्डर के हवाले से देखा जाता है। ठीक है, ऑर्डर फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, आप लिखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स दैट इज M/n या फिर M क्रॉस n। M मल्टीप्लाई n पढ़ना गलत है। ठीक है, अब यहां पर मौजूद आपके पास जो M है वो होते हैं नंबर ऑफ रोज। हमेशा पहले रोज की तादाद आती है और n शो करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई मैट्रिक्स A मौजूद है। अगर ये पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है तो सबसे पहले देखना है इसमें रोज कितनी है। इसमें 2 रोज है एंड कॉलम्स 1 2 3। तो इसका ऑर्डर बेटा 2/3 है। ठीक है, ऑर्डर को अलग से भी लिखा जाता है और मैट्रिक्स के राइट साइड पर भी लिखा जाता है 2/3 इसका ऑर्डर। तो इस तरीके से हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। उसके बाद एक ब्रीफ रिव्यू आपको देता हूँ
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से, जो कि आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मौजूद हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास है रो मैट्रिक्स। ये बेटा एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो होगी जबकि कॉलम्स जितने मर्जी हों। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं एक मैट्रिक्स ए लिखता हूं, इसमें एक रो है, अब कॉलम जितने मर्जी हों, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो बट सेवरल कॉलम्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, और इसे रो वेक्टर का नाम भी दिया जाता है। इसी तरीके से आपके पास सेकंड वन डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम होगा जबकि रोज जितनी मर्जी हों। अब मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम बट सेवरल रोज इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी अगर आप एग्जाम्पल देते हैं, आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप कहते हैं 1 2 3, कॉलम एक है, रोज जितनी मर्जी हो उससे गर्ज नहीं है, कॉलम एक होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स या फिर आप कॉलम वेक्टर का नाम भी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को अगर हम एक सिंगल लाइन में डिफाइन करें, दैट इज m इज नॉट इक्वल टू n। दूसरी बात, शक्ल के एतबार से ना, दिखने के एतबार से मैट्रिसेस दो तरह के ही होते हैं, या तो वो रेक्टेंगुलर होते हैं या फिर वो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं? जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर एक मिसाल लिखते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, उसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी के ऑपोजिट है, ठीक है। इसमें था m इज नॉट इक्वल टू n, और इसमें आपके पास आ जाता है m इज इक्वल टू n। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल हो, उसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है कोई मैट्रिक्स ए, देख सकते हैं आपके पास इसका ऑर्डर है 2 by 2, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, उसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन डेफिनेशन है बेटा आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझने से पहले देखना होगा कि डायगोनल क्या होता है, ठीक है। तो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं जिन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे डायगोनल कहते हैं। मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ये तमाम इसके नाम हैं। उसके बाद आपके पास इसी के बरअक्स, इसी के ऑपोजिट है आपके पास ऑफ डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। तो हमारा ताल्लुक डेफिनेशन में मेन डायगोनल से है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के 2 पॉइंट्स हैं, इसको आगे फर्दर 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल इज नॉन जीरो, यानी कि जीरो ना हो। कहता है कम से कम मेन डायगोनल का एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो, नॉन जीरो से मुराद जीरो के अलावा। डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा, ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। यानी कि मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम जीरो हों। ऐसे तमाम मैट्रिसेस को डायगोनल मैट्रिसेस का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं मजीद बात को बेटा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर डेफिनेशन को इस पर पुट करके आप देखें, उसमें कहा था कि एटलीस्ट वन एलिमेंट
ऑफ मेन डायगोनल इज नॉन जीरो, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट कहता है नॉन जीरो हो, ज़्यादा से ज़्यादा सारे भी नॉन जीरो हो सकते हैं। देख सकते हो आप तीनों के तीनों एलिमेंट जो मेन डायगोनल के हैं ये नॉन जीरो हैं, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम जीरो के इक्वल हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब इसी में मिसाल के तौर पर ये 2 की जगह पर 0 हो तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और मज़ीद अगर आप कहें ये भी एलिमेंट 0 है तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डेफिनेशन में आपने बता दिया एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हो एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे तमाम मैट्रिसेस को आप डायगोनल मैट्रिसेस का नाम देते हैं। तो मज़ीद बात को आगे बढ़ाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आपके पास स्केलर मैट्रिक्स, नंबर 6 डेफिनेशन है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। अब ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, उसी में बात लिंक अप है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स आता है कि ऐसा आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल की एंट्रीज एक जैसी हों, सेम हो, तो उसे आप स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, आप देख सकते हैं डायगोनल की एंट्रीज सेम है। जब डायगोनल की एंट्रीज सेम हो तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। स्केलर मैट्रिक्स में ही बात आगे चलती है यूनिट मैट्रिक्स, या इसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। इंपॉर्टेंट वन है यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये बेटा एक ऐसा डायगोनल, एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल की एंट्रीज 1 के इक्वल होती हैं। अब ये खास क्यों हो गया? ये इसलिए खास हो गया कि अंडर द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर आप इसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं रियल नंबर का जिक्र करूं तो आपने रियल नंबर्स में पढ़ा था कि आपके पास 1 एक ऐसा रियल नंबर है, अगर आप उसको किसी भी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता था रियल नंबर्स में 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं तो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर इसको अंडर द कंडीशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ आ जाता है। इसलिए ये मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है, ठीक है, और इसको हमेशा आई से डिनोट करते हैं। ये आपके पास I1 है और ये आपके पास I2, और कितने भी ऑर्डर का आप चाहें इसे लिख सकते हैं, बस डायगोनल की जो एंट्रीज हैं बेटा वो आपके पास 1 होंगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने प्लेस की हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हवाले से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन है आपके पास नल मैट्रिक्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 के इक्वल हों, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हमेशा O से जाहिर करते हैं। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यानी कि ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिसके तमाम एलिमेंट्स जो है वो 0 के इक्वल हों उसे आप नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसको अंडर द कंडीशन ऑफ एडिशन किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करते हैं ना, O+A करें या A+O करें, वापस A आएगा, A पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है, 2 बातें उसमें भी। एक, जिन 2 मैट्रिसेस को आपने इक्वल देखना है उनका ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम हों। अब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, वो हम एक एग्जाम्पल से बात समझते हैं। इक्वल मैट्रिसेस के लिए बताया मैंने आपको कि 2 बातें होती हैं।
एक ये कि उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, दूसरी बात उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, तब आप कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2/2 और सिमिलरली आपके पास एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर भी 2/2 है। ऑर्डर तो दोनों के हमें सेम नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ ये देखना है कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स कौन से हैं। तो बेटा ऑर्डर के हवाले से जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर ऑर्डर के हवाले से 1 है, इसी ऑर्डर में आपने दूसरे मैट्रिक्स में देखना है, वहाँ पर भी 1 है, 2 है, ये भी 2 है, 3 है, ये भी 3 है। ये तमाम क्रॉसपोंडिंग है, एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग है, ये तमाम एलिमेंट्स सेम हैं। तो उस वक्त ये कहा जाता है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं और सिंबॉलिकली अलामती तौर पर इसको लिखा जाता है A = B। अगर एक भी एलिमेंट इन मैट्रिसेस का सेम ना आ रहा हो तो वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है बच्चों आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, 10वीं टाइप। ट्रांसपोज को जो वो हासिल किया जाता है बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, यानी कि रोज और कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज करके आप किसी भी मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई मैट्रिक्स ए मौजूद है, कहता है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। ट्रांसपोज को सिंबॉलिकली अलामती तौर पर ये उस मैट्रिक्स के नाम के ऊपर छोटा सा टी लगा देते हैं, ये फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल ये कैसे फाइंड आउट होता है, रो का कॉलम बना दें, पहली रो है तो पहला कॉलम होगा, इसी तरह दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बेटा हमने कुछ जो 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वो देखी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे फॉर एग्जांपल दो मैट्रिसेस को ऐड कब करते हैं, सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं, ठीक है, इनको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। जैसे एडिशन के लिए लाजिम है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो पहले लिखा गया मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, बाद में लिखे गए आपके पास मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों तब उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन तमाम बातों को आप अपने माइंड में रखें ताकि हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए कोई मसला ना हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे सामने एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है इफ़ ए एंड बी आर दीज मैट्रिसेस देन शो दैट। ठीक है, एक पार्ट मैं आपको करवाता हूँ, सेकंड पार्ट सिमिलर है वो आप खुद करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसकी हम सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेते हो आप, जो कि आपके पास 4a - 3a, सिंपल काम है। आप 4 लिखेंगे, a की जगह पर जो मैट्रिक्स a आपको गिवन है उसे पुट किया जाएगा, जो कि है आपके पास 2 3 1 5 -3 लिखा आपने, इंटू अगेन a है तो a मैट्रिक्स को लिखा जाएगा 2 3 1 5। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि इस 4 को इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। इनके 2 × 4, 3 × 4, 1 × 4, 5 × 4, और इसी तरीके से आप यहाँ पर इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसका हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 3, 3 × 3, 1 × 3 एंड 5 × 3। सिंपल बेटा मल्टीप्लिकेशन है। 4 2 = 8, 3 4 = 12, 1 4 = 4, 5 4 = 20 माइनस, इसी तरीके से आप इन तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आया था 6 9 3 15। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस माइनस हो रहे हैं, तो आप इन दोनों को बेटा माइनस कर देंगे 9। तो ये आपके पास है 4a - 3a
राइट हैंड साइड में उसका सोल्यूशन जारी है, जो कि आपके पास है 8 - 6, 12 - 9 और उसके बाद 4 - 3, देन 20 - 15। इनको बेटा आप माइनस कर देते हैं, 8 में से 6 को माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है, ये आपके पास 3 आ जाता है, 1 आ जाता है और 5 आ जाता है। ये जो आंसर है आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो देन आप यहाँ पर इसकी जगह पर मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं। तो बात साबित हो गई। सेकंड पार्ट बेटा बिल्कुल सिमिलर वे से आप खुद सॉल्व करेंगे, अगर कोई इशू आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू हो आपके पास योटा 0 1 माइनस योटा, देन कहता है शो दैट ए रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू I2। ए रेज़ टू पावर 4 से ये मुराद है कि इस ए को 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर I2 आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए जो है ऑर्डर 2/2 का। तो डायरेक्ट तो A4 नहीं आप निकाल सकते, आप पहले इसका A स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर बेटा आप A स्क्वायर होगा A इंटू A, यानी कि इस मैट्रिक्स A को 2 टाइम्स लिखकर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एयोटा 0 1 माइनस एयोटा। अगेन लिखते हैं आप एयोटा 0 1 माइनस एयोटा। अब मल्टीप्लाई के लिए बात याद रखें आप, यहाँ एरोस लगा लेते हैं हम पहली रो पर, इधर पहले कॉलम पर। मैंने बताई थी आपको कि मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस क्या होती हैं। पहले कॉलम में मौजूद जो है वो मैट्रिक्स में मौजूद कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद इक्वल हों तब वो मल्टीप्लाई होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके पास 2 कॉलम हैं, यहाँ पर 2 रोज हैं, तो इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 एरोस लगा दिए, तो याद रहे हेड को हेड से मल्टीप्लाई कर दें और टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा प्लस मल्टीप्लाई करते वक्त दरम्यान में हमेशा प्लस आता है, 0 मल्टीप्लाई 1। अब इसी तरह आप जो है वो पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं आप यहाँ पर बेटा एयोटा मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस एयोटा, हेड को हेड से और टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आपने पहली रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपने सेकंड रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसी तरीके से हेड को हेड से और टेल को टेल से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई एयोटा प्लस माइनस एयोटा मल्टीप्लाई 1। इसी तरीके से आपके पास 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस एयोटा मल्टीप्लाई माइनस एयोटा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार है जो आपको मैं डिटेल से बता रहा था। इसी तरीके से आपने 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन दोबारा देख लें आप, इसको जहन में रखिएगा। अच्छा बेटा, जब एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास आता है एयोटा स्क्वायर, 0 को 1 से करते हैं तो 0 आ जाता है। इसी तरीके से 0 एयोटा से मल्टीप्लाई होता है 0, और ये 0 माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ जाता है। यहाँ पर आपके पास एयोटा प्लस माइनस माइनस एयोटा, और ये आपके पास 0 माइनस माइनस प्लस एयोटा स्क्वायर। याद रहे आपने कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 2 9th क्लास में पढ़ा था कि एयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू होता है -1 के। तो जहाँ जहाँ पर आपको एयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है वहाँ पर आप -1 लगा देंगे, यानी कि ये आपके पास -1 प्लस 0, ये 0 प्लस 0 0, एयोटा माइनस एयोटा से कट जाता है, ये 0, और ये आपके पास 0 -1 एयोटा स्क्वायर की जगह आ जाता है -1। तो फाइनली आपके पास स्टूडेंट्स ए स्क्वायर का जो आंसर मिला हमें वो आ गया -1 0 0 -1। लेकिन हमें तो A4 निकालना है, तो आप अब आसानी से A4 कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखते हैं आप कि A4 जो है वो इक्वल्स टू होगा अब A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। A स्क्वायर का आंसर मौजूद है आपके पास -1 0 0 -1। अगेन लिखते हैं आप -1 0 0 -1, और इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी तरीके से। -1 से मल्टीप्लाई होता है 1, 0 को 0 से करते हैं 0,
इसी तरह यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 0 से मल्टीप्लाई होता है 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं 0। अब बेटा बारी आ जाती है सेकंड रो की, इन दोनों के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से करते हैं 0, -1 0 से होता है 0, और अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 0 से मल्टीप्लाई होता है 0, -1 को -1 से करते हैं तो +1 आ जाता है। तो फाइनली बेटा आपके पास ये आंसर आता है 1 0 0 1, ये 4 का आंसर आ जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो दैट आप इसकी जगह पर I2 लिख सकते हैं। इस तरीके से बात जो है वो साबित हो जाती है। इसे नोट डाउन कर लें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड x एंड y इफ ये दो मैट्रिसेस इक्वल दिए गए हैं, देन कहता है आप x और y की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करें। तो याद रहे आपने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो वो सेम होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उस वक्त जो आपके पास x + 3 है ये इक्वल्स टू होगा 2 के। लिखते हैं आप यहाँ पर सोल्यूशन x + 3 = 2 के। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो +3 उस तरफ आकर 2 में से माइनस हो जाता है, तो ये आपके पास इस तरह से x की वैल्यू आ जाती है -1। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पर मौजूद 3y - 4 = है 2 के। तो लिखते हैं आप इसे भी 3y - 4 = 2, -4 स्टूडेंट्स इस तरफ आकर 2 में प्लस हो जाता है, यानी कि 3y = आ जाता है आपके पास 2 + 4 और 3y = आपके पास आ जाता है 6। हमें y की वैल्यू चाहिए, 3 जो मल्टीप्लाई में है इस तरफ आकर होगा डिवाइड, तो इस तरीके से 3 2 6, y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस अहम होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे गौर से आपने समझना है और सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट भी अगर कोई इशू आता है तो देन आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।